मौसम के कारण, बारिश के कारण जगह को बदलना पड़ा। आज 78 साल की आज़ादी के बाद हमें इतनी सहूलियत है कि हम जगह बदल सकते हैं। 78 साल से पहले ये सहूलियत भी नहीं थी कि हम अपनी जगह भी बदल सकते हैं, पर आज ये सहूलियत है क्योंकि हम स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं इस पर बाद में आऊंगा, दोनों बातों पर। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। 2024 का वर्ष देश के जीवन में स्थिरता और हम सबके जीवन में खुशियां लाएगा, ऐसी अपेक्षा है। भारत को विकसित बनाने के अभियान में यह वर्ष एक मील का पत्थर साबित होगा और भारत उसकी फाउंडेशन को मजबूत करने का और आगे बढ़ाने का काम करेगा, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है 2024 के इस वर्ष में। आज स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, अपने जीवन की आहुति देने वाले सभी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद करने का भी दिन है, जिन्होंने भारत के लिए अच्छा किया, भारत के लिए अच्छा सोचा, भारत के लिए कुछ ऐसा किया जो उनसे अपेक्षित था। उन सबको भी याद करने का दिन है। कृतज्ञता का भाव मन में लाने का दिन है 15 अगस्त। कभी प्रदीप का गीत लता मंगेशकर ने गाया, मैं हर बार ही उसको कोट करता हूं, और ऐसा माना भी जाता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश वो गाता जरूर है, गाता है, समझता है, समझना चाहता है, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन इसको केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी तक सीमित करना, केवल इसके साथ ही अलग बात नहीं होगी, हम सबके साथ होगी। ये रोज गाने का दिन है, रोज समझने का दिन है, क्योंकि ये हमारे मनों को अच्छा करने का काम करता है। कालजयी गीत कवि प्रदीप ने लिखा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। उन सब की कुर्बानी को याद करने का दिन। और तुम भूल न जाओ उनको, ये बहुत ही आवश्यक लाइन है, क्योंकि भारत को भूलने की और सोने की सदियों से आदत है। ये 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल बाद ये देश सो जाता है। इसी कारण से इसको बार बार प्रतिदिन प्रार्थना में गाने की आवश्यकता है, इस गीत को, कि तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐसे वीरों के लिए मुझे हरिओम पंवार की भी कुछ पंक्तियां ध्यान आती हैं। मैं बहुत बार हरिओम पंवार जी का रेफरेंस लेता ही हूं, कि जब हम 15 अगस्त मना रहे हैं और शहीदों को याद करने का दिन मानते हैं, तो वो कहते हैं, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने धरती माता पर कुर्बानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लेकर पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। कृतज्ञ राष्ट्र उन सभी को याद करता है। और दिल्ली शहर के तो अनेक पत्थर, अनेक इमारतें, उन्होंने न जाने क्या क्या देखा। आज इस हॉल में बैठे हैं, यहां से ब्रिटिश राज चलता था, तो इन दीवारों ने भी न जाने क्या क्या देखा होगा। ये दीवारें आज हमको सुन सकती हैं, उस समय उनको भी सुन सकती होंगी। ये दीवारें समझती भी बहुत होंगी, लेकिन बोलती नहीं है। अगर ये बोलती होती तो वो जो इतिहास निकल के आता वो सच्चा इतिहास होता। अदरवाइज इतिहासकारों ने इतिहास को अपने अपने तरीके से, अपने अपने नजरिए से लिखा। वो सच भी हो सकता है, कम सच भी हो सकता है। तो ये जो ऐतिहासिक धरोहर की इमारतें हैं, दिल्ली के पत्थर हैं,
ये इतिहास को बयां करते हैं। अजीब बात है, दुख अलग बात है कि ये बोल नहीं सकते। अगर ये बोल पाते तो हम बहुत कुछ समझ पाते कि उस समय क्या क्या हुआ होगा। हमें यह सभी स्थान संभालने चाहिए और स्वयं भी और अपने बच्चों को दिखाने चाहिए, ताकि उनके मन में भाव आए कि ये सब कुछ आसान नहीं था, ये सब कुछ इतना सहज नहीं था, जगह बदलना भी इतना सहज नहीं था। त्याग, तपस्या, बलिदान, संघर्ष और कुर्बानियों को याद करने का दिन है 15 अगस्त। भारत को आगे बढ़ाने की भूमिका के संकल्प लेने का दिन है ये 15 अगस्त। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र समर्पण और राष्ट्र प्रथम की अवधारणा पर काम करने के संकल्प लेने का दिन है ये 15 अगस्त। ये केवल सिंबॉलिक नहीं है, ये वास्तव में काम करने का, ऐसे प्रण लेने का, प्रेरणा लेने का दिन है ये 15 अगस्त। ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक कॉन्फ्रेंस करी और उसका टाइटल था संविधान से स्वतंत्रता तक। तो उस दिन भी मेरे मन में ये बात आई थी कि मैं तो स्वाधीनता और स्वतंत्रता एक ही बात समझता था, पर दिल्ली विश्वविद्यालय है, विद्वानों ने सोच समझकर ये टाइटल रखा होगा कि स्वाधीनता से स्वतंत्रता तक। तो ये दोनों शब्दों के मायने अलग होते होंगे और अलग हैं भी। भारत में ये दोनों शब्द इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं, स्वतंत्रता दिवस की बधाई, स्वाधीनता दिवस की बधाई। लेकिन जब वो कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने भी अटेंड करी, उस समय कुछ पढ़ा भी, समझा भी कि ये दोनों शब्दों का मतलब अलग है। यानी 1947 में हम स्वाधीन हुए, अपने तंत्र विकसित हमको करने हैं, बहुत सारे हमने किए भी हैं। और पहला जो तंत्र हमने विकसित किया वो था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। पहला सिस्टम हमने अपना वो दिया देश को। धीरे धीरे हम अपना तंत्र बनाने पर लगे, अपने सिस्टम्स बनाने पर लगे, और अभी 1 जुलाई 2024 को 3 नए कानून भारत की सरकार ने लागू किए। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और रिपील क्या क्या हुआ? इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1860। ये जो बने थे ये ब्रिटिश राज को चलाने के लिए बने थे, ये मास्टर स्लेव की रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए बने थे। केवल 1 लाख लोगों ने 40 लाख लोगों पर शासन करना था, उसके लिए बने थे। वो इसलिए बने थे कि मैं सही हूं, तुम हमेशा गलत ही हो, और तुमको गलत साबित करने के लिए मेरे पास कानून का एक प्रोसीजर होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी चीजें बनी थी। अदरवाइज 1 लाख लोग शासन कर गए इतने बड़े देश के ऊपर। इन कानूनों ने उनका सहारा भी दिया होगा, उन्होंने अपने हिसाब से बने थे। लेकिन आज भारत की सरकार का आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे कि भारत के लोगों ने ये 3 नए कानून बनाए, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ बदलेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ बदलेगा, जल्दी बदलेगा। पर अभी बहुत काम होना बहुत शेष है, बहुत सारे तंत्र, बहुत सारे सिस्टम्स बनाने की अभी आवश्यकता है। मैं 2-3 ही दूंगा, मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, द इंडियन पुलिस एक्ट 1861। ऑल्दो पुलिस एक्ट थोड़ा थोड़ा कई कई राज्यों ने बदला है, पर कमोवेश वो वही है, बहुत ज्यादा परिवर्तन उसमें नहीं हुआ, क्योंकि अभी केंद्र से, सेंटर से कोई इंडियन पुलिस एक्ट नहीं आया। इस तरह का थोड़े थोड़े रिफॉर्म जरूर हुए हैं 75 साल में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रिफॉर्म्स नहीं हुए, अच्छा बहुत कुछ हुआ है, और अच्छे को अच्छा मानने की भी आवश्यकता है। लेकिन ये तो मैं नाम के लिए 4-5 उदाहरण दिए हैं। धीरे धीरे इन पर, क्योंकि ये उसी सोच के बने हुए हैं, भारत को अपनी सोच के, अपनी जरूरतों के हिसाब से आवश्यक परिवर्तन की बात है, ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करने का भी दिन है ये 15 अगस्त। एक और बात कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 2020 में, एक बड़े संदर्भ में उसको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो भी हमें अपनी तरह के सिस्टम्स बनाने की तरफ, ऐसे मन बनाने की तरफ कि जो देख पाए, जो नहीं दिख रहा, और सही देख पाए। उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट की तरह हमारे पास आई है। उसके सिस्टम्स और तंत्र तो हमको, विश्वविद्यालयों को, शिक्षा से जुड़े लोगों को बनाने। कितना सारा काम बाकी होना है अभी।
मैं एक और चीज का उल्लेख करना चाहूंगा कि आज देखिए, जब मन पर काम नहीं होता, समझ पर अलग तरीके से डेवलप होती है, तो हमको बहुत सारी चीजें जो बुरी लगनी चाहिए बुरी लगती नहीं है, क्योंकि हम उसे बुरा मानते नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं। कल रात से या आज सुबह से मुझे बहुत सारे स्वतंत्रता दिवस की बधाई के संदेश आए, शुभकामनाओं के आए, आपके पास भी आए होंगे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस। मैं देख रहा था कि मेरे पास जितने व्हाट्सएप मैसेजेस आए उनमें करीब करीब 25 से 30% ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, और वो ऐसा नहीं है कि अच्छी नीयत से ही भेजे गए हैं, सबको अच्छी समझ से ही भेजे गए हैं। 25 से 30% ऐसे हैं जिसमें लिखा हुआ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलिस्तां हमारा। और हम आराम से फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हमें इसमें पूरा लगता ही नहीं है। ये किस नियत से लिखा गया था, मैंने कल भी इस पे बात की थी, और दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं आभार भी व्यक्त करूंगा कि देखिए, जब विश्वविद्यालयों में इकबाल को पढ़ाया गया और पढ़ाया जाएगा, और उसने जो लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलिस्तां हमारा, लिखा तो अच्छा था पर माना नहीं उसने। उसका आचरण उससे बिल्कुल अलग था, पूरी जिंदगी अलग था। ये तो उसने 1904 में लिखा था, जब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का वो स्टूडेंट था, पर पूरी जिंदगी उसने इस बात को माना नहीं। लेकिन विश्वविद्यालयों ने उसको पढ़ाया, तो भारत के मन को ये बुराई नहीं लगा कि लिखने वाला कौन था इसका, उसको बड़ा बनाने की हमको क्या आवश्यकता है। अच्छा निर्णय दिल्ली विश्वविद्यालय ने लिया कि हम इकबाल को नहीं पढ़ाएंगे अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, हम इकबाल को नहीं पढ़ाएंगे अपने यहाँ, हम पढ़ाएंगे वीर सावरकर को, हम पढ़ाएंगे अंबेडकर को, हम पढ़ाएंगे गांधी को, हम पढ़ाएंगे उन देशभक्तों को जिन्होंने देश के लिए काम किया, देश के विरोध में काम नहीं किया। जिस व्यक्ति का पूरा जीवन भारत के विरोध में रहा, बंटवारे की भूमि को तैयार करने में, उपजाऊ बनाने में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था, वो व्यक्ति था ये इकबाल। जिन्ना का एडवाइजर था, और उसने जिन्ना को समझाया, बहुत बार समझाया, और हर बार मुस्लिम लीग के मंचों से उसने कहा कि हमको मुस्लिम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मांगना बंद करना चाहिए, वरना मुस्लिम समाज तो अपने लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स ही मांग रहा था उस समय भारत को विभाजन की ऐसी शुरू में कोई बात नहीं थी, लेकिन उसको एस्टैब्लिश करने के लिए इस व्यक्ति ने जो किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मांगना हमें नहीं चाहिए। क्यों? हमें इस पे बात करनी चाहिए कि कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी विद हिंदूज, कि वी आर कल्चरली डिफरेंट, हम उनके साथ नहीं रह सकते हैं। इस भाव को जन्म देकर, उसको पेड़ को आगे बढ़ाकर, और बहुत बड़ा वटवृक्ष इस आदमी ने बनाया, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को खराब करने का, विशेष करने का जिस व्यक्ति ने काम किया, अगर उसने 2 लाइन अपनी स्टूडेंट लाइफ में अच्छी लिख भी दी थी, उसको आगे बढ़ाने की हमें क्या आवश्यकता है। और ऐसे ऐसे पर्वों पर, अब मैं बात जब बार बार कह रहा हूं, तो हो सकता है कि धीरे धीरे फर्क पड़ेगा कि हमको उसका गीत भी क्यों गाना है, और ऐसा करना भी क्यों है। 4 गाने हम सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला गाना सेलेक्ट होता है, क्योंकि इसके बारे में विरोध किसी ने कभी किया ही नहीं। जो किया ही नहीं तो किसी ने इस दृष्टि से देखा ही नहीं। चीज तो पर्सपेक्टिव की है ना। तो मेरी ये अपेक्षा है कि 15 अगस्त हमसे मांगता है कि भारत के विभाजन कराने वालों को बड़ा बनाना हम बंद करें। एक अमेरिकन हिस्टोरियन और फिलोसोफर हैं, उनका नाम है विल डुरेंट, और विल डुरेंट ने बहुत कुछ लिखा। वो जाने जाते हैं, उन्होंने 11 वॉल्यूम का एक वर्क किया 1935 से 1975 तक, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। जब वो इस पे काम करना सोचना चाह रहे थे, तो वो 1930 में भारत आए। तो भारत आए, और भारत की दशा देखकर उस अमेरिकन फिलोसोफर हिस्टोरियन ने सोचा कि मैं इसको लिखता हूं। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन है, ये तो चलो बाद में कर लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। वो प्रोजेक्ट 1935 में शुरू किया। तो 1930 में विल डुरेंट ने एक किताब लिखी, द केस फॉर इंडिया, भारत का पक्ष, केस फॉर इंडिया। किताब पढ़ने में
जो इस देश को चलाते थे उनको अच्छी नहीं लगी, इमीडिएटली भारत में वो बैन हुई किताब, यूरोप में बैन हुई। 1930 का कालखंड याद कीजिए, देश में क्या चल रहा था उस समय जब ये किताब, जिस संदर्भ में उसने भारत को देखा, जिस दृष्टि से देखा। मैं उसकी एक पैराग्राफ को कोट करना चाहूंगा ताकि उन संदर्भों को समझने में हमको सहायता हो। वो कहते हैं कि पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां ऐसा दृश्य देखने को मिलता हो जो मैंने भारत में देखा। कोई सरकार अपनी जनता के साथ इस हद तक क्रूर होकर कैसे इतने अत्याचार कर सकती है? कोई सरकार ऐसे कितने अत्याचार कर सकती है और कैसे अत्याचार कर सकती है? इंग्लैंड के प्रति मेरा आक्रोश उतना ही अधिक बढ़ता गया। जिन्होंने कोई 150 वर्षों तक भारत पर राज करते हुए अपने हितों के लिए भारत की आत्मा को आहत किया, लहूलुहान कर दिया, मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद इतिहास में इससे बड़े अपराध की कोई और मिसाल होगी ही नहीं, जिसे मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था और महसूस कर रहा था। ये जब ब्रिटिशर्स आए उस समय भारत का जीडीपी, विश्व में भारत के जीडीपी शेयर 17-18% था। जब ये गए हैं तो 1% था। भारत के उद्योगों को, इंडस्ट्री को, छोटे छोटे उद्योगों को योजना से नष्ट किया गया। इससे पहले भारत ने कभी भी रॉ मटेरियल विश्व में नहीं भेजा था। भारत ने ये यहां से ही परंपरा शुरू करी कि कारखाने लगेंगे इंग्लैंड के अंदर, रॉ मटेरियल जाएगा भारत से। ये वो कौम थी जिसने कपास देखी नहीं थी, कॉटन देखी नहीं थी भारत में आने से पहले। एक ब्रिटिश फिलोसोफर लिखते हैं कि इंडियंस आर वेरी क्लेवर, द वूल विच वी आर गेटिंग फ्रॉम शीप दे आर ग्रोइंग इन प्लांट्स। वो लोग जिन्होंने कपास देखी नहीं थी, तो ढाका का मलमल कहां से दिखता उनको? मैं बांग्लादेश के लिए रेफरेंस नहीं ले रहा हूं, मैं उसको भारत में जब रेफरेंस ले रहा हूं, भारत का हिस्सा था और हमारा प्राइड पॉइंट्स था ढाका। उस समय की जो क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स थी जो भारत बनाता था, उस कौम ने जिसने की वो देखी भी नहीं थी कपास, और मैनचेस्टर को टेक्सटाइल हब बनाया। उसने रॉ मटेरियल हमारे से लिया, समझ हमारे से ली, और हमारा नुकसान, लंबा नुकसान जो किया, वो इकोनॉमिक्स के पैरामीटर्स में देखा जा सकता है। ऐसे न जाने कितने उदाहरण होंगे जो नुकसान हुआ। लेकिन विल डुरेंट ने ब्रिटेन का भी समर्थन किया उसमें, उसने बैलेंस देने की भी कोशिश की होगी, उसका मन ऐसा भी होगा। तो वो कहता है कि भारत के लोग अपनी रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। इंग्लैंड कब्जा नहीं करता तो फ्रांस कब्जा करता भारत पे, फ्रांस कब्जा नहीं करता तो हॉलैंड कब्जा करता भारत पे, हॉलैंड कब्जा नहीं करता तो पुर्तगाल कब्जा करता। और भारत पे तो कब्जा होना निश्चित था, क्योंकि भारत के लोग सामर्थ्य ही नहीं रखते अपनी रक्षा का। कितनी बड़ी बात इतने बड़े देश के बारे में, जो विश्व का सिरमौर रहा हो, उसने कही। भारत के आत्म सम्मान को, स्वाभिमान को चोट करी, पर यह सच तो था ना उस समय कि 20,000 की फौज, 25,000 की फौज, 40,000 की फौज, 1 लाख की फौज से भारत हारा। वो कहता है फिर यह सौभाग्य है कि भारत पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया। 15 अगस्त इन सब बातों पर सोचने का दिन है कि ये सौभाग्य है कि भारत पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया। जो एक तरफ उनको आतताई बताता है, अत्याचारी बताता है, और दूसरी तरफ कहता है सौभाग्य है कि कब्जा किया। हम इतने कमजोर कैसे हो गए और क्यों हो गए? ये सोचने का दिन है, समझने का दिन है। भारत तो कम से कम 5,000 10,000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। संस्कृति एवं कला का उत्कृष्ट उदाहरण भारत ने पेश किया। संस्कार की भूमि, मानवीय मूल्यों की भूमि, ज्ञान की भूमि, वैभव की भूमि, समृद्धि की भूमि, वीरों की भूमि भारत। हम इतने कमजोर कैसे हो गए? ऐसे भारत को 800 वर्षों की गुलामी ने घुटनों पर ला दिया। स्वाभिमान को तोड़ा, अभिमान को तोड़ा, गर्व को तोड़ा, गौरव को तोड़ा, इंडस्ट्री को तोड़ा, इकोनॉमी को तोड़ा, समृद्धि को तोड़ा, संस्कार को तोड़ा, संस्कृति को तोड़ा, भाषा को तोड़ा। 800 वर्ष में 10,000 साल पुरानी सभ्यता घुटनों पर आ गई, और फाइनली 1947 में भारत को तोड़ा। हम इतने कमजोर कैसे हो गए?
इन प्रश्नों पर भी तो बात करने का, विचार करने का, समझने का जरूरत है। और ऐसा फिर न हो जाए, उन कारणों को पहचान कर दूर करने के संकल्प लेने का दिन है ये 15 अगस्त। आप याद कीजिए 300 BC चाणक्य का काल, तब तो समृद्धि का काल था वो। चाणक्य ने पहली बार नेशन का कॉन्सेप्ट दिया, और चाणक्य ने उस समय जो भी किया, अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, और उसको उनको रियलाइज भी हुआ अच्छे से, और वो ऐसा मानते भी थे कि एक सेंटर स्ट्रांग भारत में होना ही चाहिए। और चाणक्य ने इसमें पूरी जिंदगी काम किया, चाहे वो चंद्रगुप्त का वक्त हो, चाहे बिंदुसार का टाइम हो, और चाहे अशोक का टाइम हो, कि एक स्ट्रांग सेंटर होना ही चाहिए। ये नेशन की अवधारणा चाणक्य ने उस समय दी। स्ट्रांग सेंटर नहीं होगा तो पूरे दुश्मन का प्रतिकार देश कैसे करेगा। यानी 300 BC में जो सच था, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने लगे, तो उस समय डॉक्टर BR अंबेडकर को इस बात पर बहस करनी पड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि देश में स्ट्रांग सेंटर होना ही चाहिए, वरना तो वहां फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। स्ट्रांग सेंटर अंबेडकर का सबसे बड़ा गिफ्ट है इस भारत के लिए, कि आज, और सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो बात नहीं है। इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे उस समय के मेंबर्स की सहमति थी कि ग्राम आधारित व्यवस्था ही होनी चाहिए। उसके अलग जाकर इस विचार को रखना और उसके बाद एग्जीक्यूट करवा देना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं चाणक्य से अंबेडकर तक जब जाता हूं, मैं भारत को कमजोर होते भी देखता हूं, और कई बार सोचता हूं यदि वो न होते तो क्या होता। हम फिर उसी तरफ जा रहे होते। आज 2024 में हम कम से कम मान के चलते हैं कि भारत में सेंटर स्ट्रांग है, केंद्र की सरकार भी स्ट्रांग है, और इतनी बड़ी फौज तैयार है प्रतिकार कर। आज हम पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता, वरना छोटे छोटे देश, एक एक स्टेट से छोटे देश हैं ये जिनकी बात हो रही है, हॉलैंड की, इंग्लैंड की, इसकी उसकी। और आज देखिए, मतलब दूरदर्शी लोग किस तरीके से अपने देश की सेवा करते हैं। इसी कारण से विश्वविद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान है ऐसे मन बनाने का। ये जो चाणक्य से अंबेडकर की यात्रा इस देश ने देखी है, यानी वो व्यक्ति भी कहते थे सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए, ये व्यक्ति भी कहते थे सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए। आज हमें गिफ्ट मिला, जब जब सेंटर कमजोर हुआ ये देश गुलाम हो गया। जब जब सेंटर कमजोर हुआ ये देश गुलाम हो गया, और लंबी गुलामी इस देश ने भुगती उसके बाद में। भारतीयों को और भारत को ज्यादा होता पता है क्या, मैं जब सोचता हूं कि भारतीयों का और भारत का ज्यादा अच्छापन जो है, ये भी नुकसान कर गया। ज्यादा अच्छा होना, ज्यादा अच्छापन भी नुकसान कर गया। सज्जनों के साथ अच्छा, दुष्टों के साथ दुष्टता रखना, पर ये ना लाइन बड़ी थिन है, पता नहीं लगती कई बार। तो हिस्ट्री बताती है कि कौन दुष्ट था, वरना हर दुष्ट सज्जनता का मुखौटा लेके आता है। कोई व्यापार करने के बहाने आता है, कोई किसी और करने के बहाने आता है। दृष्टि वो है जो उसको पहचान पाए कि इस मुखौटे के पीछे क्या है। और भारत को मजबूत बनाने के लिए हमको कई मौके मिले। फिर से कल भी बात की थी, उदय प्रताप सिंह जी की लाइन है कि हमें 71 में मौका मिला, हमने गंवा दिया। कि भारत में विलय जरूरी था उन जीते हुए ठिकानों का, भारत में विलय जरूरी था उन जीते हुए ठिकानों का, लहू बर्बाद कर दिया हमने अपने वीर जवानों का। ये जो बात है ना, ये अब नहीं होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि आज ऐसी परिस्थिति भी नहीं है कि ये घटना दोबारा हो जाए देश के अंदर। अपने ही क्षेत्र जीत के वापस देना, हो सकता है बहुत अच्छापन हो, और राष्ट्र के हित में इतना अच्छापन भी अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। एक रेफरेंस और लूंगा लॉर्ड कर्जन का, क्योंकि नुकसान करना कर्जन ने शुरू किया सबसे ज्यादा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक वॉयसरॉय रहे भारत के। उनका एक स्टेटमेंट कोट करता हूं लॉर्ड कर्जन का, तो फेमस कोट है उसका। वो कहते हैं, एज लॉन्ग एज वी रूल इंडिया वी आर द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। एज लॉन्ग एज वी रूल इन इंडिया वी आर द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। इफ वी लूज इट we shall drop straight away to a third rate power. As long as we rule India, we are the greatest power in the world.
इफ वी लूज इट वी शैल ड्रॉप स्ट्रेट अवे टू ए थर्ड रेट पावर। तो उसका ये मानना था, और उसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे ही चलाया कि भारत को कैसे कमजोर किया जा सके। 1905 में बंगाल का विभाजन किया। उसके पीछे यही नियत थी कि इसको दो हिस्से में बांटो, जिस कारण से ये आपस में ही झगड़ते रह जाएं सारे मैटर पे, और जो नहीं झगड़ना चाहिए झगड़ते रह जाएं। एक काम उसने ये किया। पर एक और बात है, पर वो सोचता तो सही था ना अपने अपने हिसाब से। आज देख लो, भारत एक हो गया, मजबूत हो गया, और आज भारत ने अभी जो जिस देश से आगे हमारी इकोनॉमी आई है वो इंग्लैंड ही है। आज भारत इकोनॉमी के टर्म में इंग्लैंड से आगे है। 75 वर्ष की आजादी पूरी होते होते ये सिद्ध भी हो गया कि वो जो कह रहा था वो मतलब अपने लिए तो ठीक ही कह रहा था कि इस देश को कमजोर करके रखो, अगर हमने इसको रूल छोड़ दिया तो हम कमजोर हो जाएंगे। और उसकी सारी नीति और नियत उसी आधार पर थी। सो वी आर अहेड ऑफ ब्रिटेन नाउ, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली एंड टेक्नोलॉजिकली। एक और घटना मुझे ध्यान आती है, बहुत पुरानी बात है, कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक बहस हो रही थी कि हमें जो अपने रेलवे सिस्टम है उसका ऑटोमेशन करना है, सिग्नल्स का ऑटोमेशन करना है। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि भारत की जो इंडियन रेलवे है उससे सलाह ले लेते हैं, इस पे एडवाइस ले लेते हैं कि हमें किस तरह से इस पे जाना चाहिए। नेचुरली बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा पार्लियामेंट में। कई लोगों ने फिर विरोध किया उसका। उन्होंने कहा, अरे हमने इंडियन रेलवे को बनाया, हमने एस्टैब्लिश किया, हमने इसका सब कुछ किया, और हमारे इतने दिन खराब आ गए कि इंडियन रेलवे से हम सिग्नलिंग के लिए एडवाइस लेंगे। ये ब्रिटिश प्राइड के खिलाफ है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उन्होंने किया कि नहीं किया ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूं कि उस समय तक इंडियन रेलवे के सिग्नल्स का ऑटोमेशन हुआ ही नहीं था। यानी आईटी में जो भारत अच्छा कर रहा था, ऐसा आप हम बोला नहीं, भारत ने तो कर ही लिया होगा। आईटी में बहुत सारे देश सोचते हैं ये हुआ है, भारत ने तो कर ही दिया होगा। ये जो एक नैरेटिव खड़ा होता है जब हम अच्छा करने लगते हैं, तो हमने उतना अच्छा किया भी नहीं होता। कई बार लोग अच्छा मानने लगते हैं कि अच्छा हो गया होगा, लेकिन इंग्लैंड को लगा कि यार हमारे तो प्राइड के खिलाफ है ये बात। पर अब कितनी बार प्राइड से बचोगे, बहुत सारी चीजों में सलाह लेनी पड़ेगी। हो सकता है कल को बड़ी बड़ी सलाह भी लेनी पड़ जाए। 75 साल की आजादी की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये कि 75 अब उनको हमसे सलाह लेने की आवश्यकता महसूस होने लगी है, क्योंकि हमसे सलाह नहीं लेंगे तो शायद अच्छी सलाह और कहां से न मिल पाए। जब सलाह का मतलब है तो बहुत सारी चीज, सहायता भी उसमें जुड़ी होती है। ये एक देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन इन्होंने पार्टीशन कराया 1905 में, टू क्रिएट फीलिंग्स ऑफ माइनॉरिटी कॉन्शियसनेस एंड टू क्रिएट सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस इन द कंट्री। और वो उन्होंने किया। देखिए व्यक्ति कैसे थे लॉर्ड कर्जन साहब, कि जमशेद जी टाटा एक वर्ल्ड क्लास मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। बहुत दिन से लगे हुए थे, यूनिवर्सिटी बन नहीं पा रही थी। फिर कुछ लोगों ने सलाह दी कि ऐसा करिए, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस कर लीजिए। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमशेद जी टाटा ने प्रपोजल दिया लॉर्ड कर्जन साहब को। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इनकी जरूरत नहीं है, भारत में तो नौकरी कहाँ से मिलेगी, ऐसे भारत में कोई यूनिवर्सिटी की जरूरत ही नहीं है इस तरह की। क्योंकि जो 3 यूनिवर्सिटीज 1857 में बनाई, और उसके बाद लाहौर बनी, और 1-2 यूनिवर्सिटीज और आई उस समय तक। ये बात जो है वो सारी आप देखेंगे किस तरह की यूनिवर्सिटीज थी। वो बेसिकली एग्जाम कंडक्ट करने का काम था, रिसर्च का फोकस उसमें उतना ज्यादा नहीं था शुरू शुरू में। बाद में फोकस आया वो रिसर्च का, कुछ सालों के बाद आया। 1857 में नहीं था वो फोकस। कंट्रोलिंग बॉडीज थी, एग्जामिनेशन बॉडीज थी वो। तो उसने कहा कि नहीं, जॉब भी नहीं है, एक और यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। और तय हुआ कि टाटा ने कहा कि नहीं, हम खर्चा काफी कर देंगे। पर वो असल में, क्योंकि कर्जन मानना नहीं चाहते तो नहीं माना उन्होंने। 1911 में फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू हुआ। तब तक न तो कर्जन रहे, और टाटा तो खैर उनकी मृत्यु हो गई, जमशेद जी टाटा की। तो यानी किस तरह से विरोध करने के कारण से नुकसान होता है। जब आप किसी को कमजोर ही करना चाहते हैं, और अगर आप ताकतवर पोजीशन में हैं, पॉलिसी पे हैं, आप गवर्नमेंट में हैं, तो आप नुकसान कर देते हैं। इसीलिए एक मजबूत राज्य, एक मजबूत केंद्र की बहुत भारत को जरूरत है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, विविधताओं का देश है, अपनेपन का देश है, हमारा देश है। तो इसको हमारी ही चिंता करने की आवश्यकता है। आज मेरा मन था एक क्रांतिकारी को कोट करूंगा बस, सरदार अजीत सिंह।
सरदार अजीत सिंह के भतीजे थे भगत सिंह। सामान्यतः लोग उल्टा बोलते हैं कि क्योंकि भगत सिंह नाम बहुत बड़ा है। सरदार अजीत सिंह को कम जानते हैं लोग, लेकिन भगत सिंह की अगर कोई प्रेरणा थे तो सरदार अजीत सिंह थे, चाचा थे उनके, वो प्रेरणा थे बचपन से। 1881 में पैदा हुए 23 फरवरी को। आजादी के आंदोलन में किसानों के हितों के लिए आवाज उठाई और ब्रिटिश सरकार की आंखों में वो बहुत चुभने लगे और ऐसा लगा कि उनको अरेस्ट होंगे और बहुत सारी तकलीफ होगी। अजीत सिंह जी ने देश छोड़ा और पूरी जिंदगी देश के लिए, बाहर से रहकर देश के लिए क्रांतिकारी संगठनों को मजबूत किया और आजादी में अपना योगदान दिया। 38 साल देश से बाहर रहे। मार्च 1947 में वो देश में आए, वापस आए 1947 में, 38 साल के बाद में। भगत सिंह भी जा चुके थे, सब घटनाएं हो चुकी थी। वो व्यक्ति जिसके कंट्रीब्यूशन इतना रहा, पर क्योंकि वो देश से नहीं था, देश के बाहर से रहकर कर रहे थे, तो शायद उतनी रिकॉग्निशन नहीं हो पाई होगी। जब आए तो उस समय बहुत बीमार भी थे। हिमाचल प्रदेश में डलहौजी में वो रहे। आप देखिए कितना प्यार होगा कि वो इंतजार करते करते लोग, जब बात होती उन्होंने कहा नहीं, पहले आजादी से पहले मैं छोड़ूंगा नहीं ये देश, मैं ये शरीर भी नहीं छोड़ूंगा जब तक देश आजाद नहीं होगा। ऐसा वो भाव मानते थे और ऐसा बात करते थे इस पे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। जैसे ही सूरज ऊपर आया उन्होंने अपने प्राण त्यागे। 15 अगस्त को उनकी मृत्यु हुई। ऐसे सरदार अजीत सिंह 15 अगस्त 1947 को। तो यानी इस आजादी को लाने में कितने ही लोगों का संघर्ष, बलिदान, त्याग, तपस्या छुपा हुआ है। ये एक उदाहरण है सरदार अजीत सिंह का। ऐसे न जाने कितने उदाहरण होंगे जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। तो 15 अगस्त का दिन तो संकल्प लेने का दिन है। पिछली बार भी मैंने जब बात की थी तो मैंने कहा था कि हमें 15 अगस्त को संकल्प लेना चाहिए कि हम एक बुरी आदत छोड़ेंगे और एक अच्छी आदत अपने अंदर डालेंगे। तो जो लोग भी 15 अगस्त के दिन उस समय थे पिछले वर्ष, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कुछ बुरी आदत छोड़ी होगी, हैं, छोड़ी होगी, और एक अच्छी आदत अंदर लाए भी होंगे। मैं ये तो नहीं पूछ रहा कि क्या क्या आपने करा, वो आपका मन जाने, आपका संकल्प जाने। लेकिन देखिए, संकल्प तो आप कीजिए ना भारत के प्रधानमंत्री जैसा, कि वो जो संकल्प करते हैं वो देश का संकल्प बन जाता है। उन्होंने कहा कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। ये देश का संकल्प है। हर भारतवासी को कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है, देश के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। तो इस बार भी मैं एक प्रण आपसे चाहूंगा कि एक बुरी आदत आप छोड़ दो और एक अच्छी आदत तय करो कि मैं एक अच्छी आदत अपने अंदर लेके आऊंगा। देखो, बुरी आदत छोड़ना भी उतना ही मुश्किल है जितना अच्छी आदत अपने अंदर लेकर आना है, क्योंकि बुराई में बहुत ताकत है, अपने आप आती है। उसका कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई, सब उसको मना करते हैं, फिर भी आती है। क्यों आती है? मन को अच्छी लगती है, तभी आती है। अच्छाई जो है थोड़ी टिमिड है, कमजोर है। उसके लिए स्कूल भी है, गुरु भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, बहुत सारे धर्म गुरु भी हैं, सब सिखाते हैं, माँ बाप भी हैं, फिर भी नहीं कर पाते। अच्छाई इतनी कमजोर हो जाती है। तो दोनों ही काम मुश्किल हैं। पर आप मैं मानूंगा कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि एक अच्छी आदत अपने अंदर लाएंगे, एक बुरी आदत को और छोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगी फिर। पर आप में से बहुत सारे सोचेंगे अरे कई साल रह गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कितनी छुड़वाएगा। पर कोई बात नहीं, अच्छे ही बनेंगे हम। तो ये एक आप रखें कि एक अच्छी आदत अपने अंदर लाएं, एक बुरी आदत को छोड़ें। संस्कार और सद्भाव पर काम करें। सब हमारे भाई हैं, ये हमारे देश के सब वासी हैं, उनके हित में काम करें। उससे अपने आप देखेंगे कि माहौल बदलेगा। बड़े मन से काम करें, देश की चिंता करने वाले बने। अपनी चिंता दूसरों पर छोड़ दें, देश पर छोड़ दें, भगवान पर छोड़ दें, जो आप मानते हैं उस पर छोड़ दें। अपनी चिंता से थोड़े बाहर आए। तो इस देश में इतना सामर्थ्य है कि आपकी चिंता ही अपने आप करेगा। जो राजनेता, जो व्यक्ति अपनी चिंता में रह जाते हैं तो वो रह ही जाते हैं।
जो दूसरों की चिंता करते हैं उनकी चिंता ये देश अपने आप करता है। इस देश में इतना सामर्थ्य है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। ये यूनिवर्सल लॉ है। अब मत चिंता कीजिए, अपनी देश की चिंता कीजिए, और आपका जो हित है वो देश इससे अलग हो ही नहीं सकता। देश का हित होगा तो आपका हित होगा ही, और यदि आपका हित देश के हित से थोड़ा अलग हो रहा है तो अपने को कोर्स करेक्शन में डालिए, ऐसा मानना है। और एक अच्छे टीचर बने, अपना काम अच्छे से करें। हम सब टीचर हैं, आप करते ही होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप नहीं करते, करते ही होंगे, पर अच्छे से करें। और प्रधानमंत्री का जो संकल्प है विकसित भारत अभियान, उसमें हम अपनी भूमिका तय करें कि अच्छे मन, देश भक्ति से जुड़े मन, राष्ट्र प्रेम पर काम करते हुए करें। कोई भी ऐसा काम ना करें जो देश को कमजोर करता हो, जो देश को आगे बढ़ने से रोकता हो। पीएम साहब ठीक कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है। तो ये सही बात है कि यही समय है, सही समय है, और हम सब उस कालखंड में बैठे हैं कि भारत को विकसित बनाने में अपनी भूमिका भी निभाएंगे और विकसित भारत बनते हुए भी देखेंगे। मैं एक प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि 1947 का जो ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा लाल किले का, हम सब अपनी जिंदगी में देखें। बहुत सारे तो देखेंगे ही, लेकिन जो हम लोग हैं हम भी देखें। हम ऐसा प्रभु से मानते हैं तो लगेगा कि हमारी मेहनत सफल होगी, कि 47 में कि हमारी भी इसमें मेहनत लगी है, उस गिलहरी की भी मेहनत लगी है, भगवान के पुल को बनाने के लिए हमारी भी एक मेहनत और समझ लगी हुई है। ये भाव पर काम करने का दिन है 15 अगस्त। आप करते ही होंगे, इस पे और करेंगे तो देश के लिए अच्छा होगा। देश हमसे यही अपेक्षा रखता है। लास्ट प्रण कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। हाथ उठाइए, एक प्रण दीजिए दोबारा से कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। आप सबका बहुत बहुत आभार। ढेर सारी 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।